चलो अभी के लिए फिलहाल एक बार रिवीजन स्टार्ट करते हैं, फिर उनकी बात करेंगे। तो बड़ा हमने अपना ये बैच स्टार्ट किया था कब? 14 जुलाई। तो 14 जुलाई आपका बैच स्टार्ट हुआ था, लगभग अब एक महीना पूरे होने वाला है। तो इस एक महीने के अंदर हमने अपना कंपनीज एक्ट की अगर बात करें तो 3 चैप्टर्स की कवरेज यहां पर कर ली है। तो हमने सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हुए अपना सिलेबस चलाया था, एंड चैप्टर नंबर 3 की अगर बात करें वो जाकर के आपका फिनिश होता है सेक्शन 42। तो अप टू सेक्शन 42 आपने सारे सेक्शन कवर किए। आज के बुलेट मैराथन के अंदर हम ट्राई करेंगे कि जितना भी सिलेबस अभी तक हमारा सब कवर हुआ है उस पूरे सिलेबस को हम रिवाइज करें, ताकि आपको एक ग्रिप भी मिल जाए और इतना भी याद रहे कि हाँ जी ठीक है, सिलेबस पर ग्रिप आ रही है, पुरानी चीजें अभी भी याद है। सो दिस बैकग्राउंड आते हैं और अपना रिवीजन करना करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला चैप्टर जो आपका यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है प्रिलिमिनरी। उसमें आपके 2 ही सेक्शन आते हैं, सेक्शन 1 to 2। तो देखते हैं भाई प्रिलिमिनरी में आपने क्या क्या सीखा था। सबसे पहले सेक्शन 1 यहाँ पर आया, उसने आपको इस एक्ट का एक टाइटल बताया था। टाइटल क्या गया था? कंपनीज एक्ट 2013। पूरे के पूरे इंडिया पर ये अप्लाई करेगा, ये बात यहां पर बता दी गई थी। और सीजी को एक पावर दे दी गई थी कि सीजी चाहे तो इस कानून के प्रावधानों को धीरे धीरे करके फोर्स में ला सकता है, जो सीजी ने किया भी। अगली बात हमने जानी, इंडिया में कुछ ऐसी कंपनीज हैं जहां पर कंपनीज एक्ट के साथ साथ कुछ स्पेशल एक्ट भी अप्लाई करता है। फॉर एग्जांपल बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी। तो कभी भी कंपनीज एक्ट और स्पेशल एक्ट की बातों में क्लैश आया, किसकी बात प्रिवेल करेगी? स्पेशल एक्ट की बातें विल प्रिवेल। और सेक्शन ने जाते जाते सीजी को एक और पावर दे दी कि अगर सीजी चाहे तो किसके ऊपर कंपनीज एक्ट की बातें लगा सकता है? बॉडी कॉर्पोरेट। यहां से वर्ड बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब हमने सीखा था सेक्शन 2 क्लॉज 11 में। बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी या एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, जिसे सीजी करेगा नोटिफाई। क्या सीजी ने किसी को नोटिफाई किया था? एशियन डेवलपमेंट बैंक। पर सीजी किसको बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से बाहर नहीं कर सकता? कंपनी को बाहर नहीं कर पाएगा। और साथ में हमने जाना कि बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन एक इंक्लूसिव डेफिनेशन थी। इसके बाद हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ऑफ द टर्म कंपनी की। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट या फिर प्रीवियस कंपनी लॉ। इसका इंटरप्रिटेशन मैंने सीखा, नए पुराने किसी भी कंपनी एक्ट में अगर आप बने हो, आप कंपनी हो, नया वाला ही कंपनी एक्ट अप्लाई करेगा। पर अगर आप एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हो, क्या आप कंपनी माने जाते हो? नहीं, हमारा कंपनी एक्ट आप पर अप्लाई नहीं करेगा। पर अगर उसने इंडिया में अपना एक प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन कर दिया, ऐसी कंपनी को नाम क्या दोगे? फॉरेन कंपनी। क्या फॉरेन कंपनी हमारे लॉ के लिए कंपनी है? नहीं, पूरा कंपनी एक्ट अप्लाई नहीं करेगा, थोड़ा थोड़ा अप्लाई करता है। वो हमारी बुक का चैप्टर नंबर 11 आपको सिखा देगा, सेक्शन नंबर 379 से क्या बहुत बढ़िया 393A, वहां पर ये सारी बातें सीखेंगे। फिर हमने एक एक करके कंपनी के फीचर डिस्कस करने स्टार्ट किए। सबसे पहले कंपनी को कंपनीज एक्ट में जन्म दिया जाता है, तो ये बन जाती है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। जन्म जब लेती है नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल, ये और शेयर होल्डर सेम है, अलग अलग है। जितनी भी प्रॉपर्टी कंपनी होल्ड करेगी, शेयर होल्डर के नाम में करेगी, अपने नाम में करेगी। किसी को स्यू करना है वो भी अपने नाम में किया जाएगा। एंड मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। फीचर आ गया परपेचुअल सक्सेशन का। और किसी भी कंपनी में मेंबर की लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड। पर क्या इस बात की कोई एक्सेप्शन हो सकती है? कौन सी? या तो अनलिमिटेड कंपनी, या अगर कभी कॉर्पोरेट में लिफ्ट हो गई, वहां पर मेंबर की लायबिलिटी हो जाएगी अनलिमिटेड। कॉमन सील आज के दिन में हो चुकी है आपकी वॉलंटरी। अगला फीचर आया ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर का। प्राइवेट कंपनी का शेयर क्या ट्रांसफरेबल है? बिल्कुल, सब्जेक्ट टू सम रेस्ट्रिक्शन। एंड पब्लिक कंपनी का शेयर इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। अगला फीचर है लिमिटेशन ऑफ एक्शन, कि हर कंपनी के काम करने का एक दायरा होता है जो उसके मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा रहेगा। अगर उससे बाहर जाकर आप काम करोगे तो वो ट्रांजैक्शन क्या बन जाएगी? अल्ट्रा वायरस। एंड अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शंस आर वॉइड एब इनिशियो। फाइनली फीचर हमने पढ़ा था सेपरेट मैनेजमेंट का, कि कंपनी में पैसा मेंबर जरूर लगाते हैं पर कंपनी को चलाते हैं डायरेक्टर, और कंपनी के सारे काम हमेशा डायरेक्टर करेंगे अनलेस एंड अनटिल दैट टास्क इज रिजर्व्ड फॉर मेंबर। तो लॉ मेकर ने कुछ काम मेंबर के लिए रिजर्व किए हुए हैं। मेंबर के लिए जितने भी काम रिजर्व्ड हैं उन्हें क्या बोला जाता है? बिजनेस। बिजनेस होते हैं 2 प्रकार के, कौन कौन से? ऑर्डिनरी बिजनेस या स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस पूरे लॉ में कितने हैं? सिर्फ 4, वरना सारे बिजनेस होते हैं स्पेशल। इन पर अप्रूवल देने के लिए मेंबर पास करता है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन भी 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? ओआर एंड एसआर। एंड ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए ओआर एंड स्पेशल बिजनेस के लिए एसआर। ऐसा कोई भी लॉजिक? ओआर पास मानेंगे व्हेन वोट्स इन फेवर आर more than votes casted against, and SR पास मानेंगे votes in favor are 3 times the votes casted against। OR SR पास कराने के लिए या तो मेंबर को चिट्ठी डाल दो, चिट्ठी डालने को क्या बोलेंगे? पोस्टल बैलेट। या उनकी मीटिंग बुला लो, जैसे बोलेंगे जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में वोटिंग का पहला तरीका शो ऑफ हैंड्स, दूसरा तरीका पोल, एंड तीसरा तरीका कौन सा आ जाएगा आपका? ई वोटिंग। ये सारी बातें हमने डिस्कस करी। फिर बड़ा एक पर्सन था, उसने अपने शूज मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस अपनी कंपनी को ट्रांसफर करके कंपनी से शेयर और कुछ सिक्योर्ड डिबेंचर ले लिए। जब कंपनी वाइंड अप हुई तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कह रहा है मेरा पैसा पहले मिलेगा, और वो कह रहे जी सिक्योर्ड डिबेंचर का पैसा पहले मिलेगा। बताइए जी किसका पैसा पहले पे किया जाएगा? सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर। पर वो और कंपनी तो दोनों सेम है या अलग अलग है? तो सेपरेट लीगल एंटिटी का पहला केस हमने डिस्कस किया, केस का नाम सेलेमन वर्सेस सेलेमन कंपनी लिमिटेड। अगला केस है भाई, कुछ फार्मर्स ने मिलकर एक कंपनी बनाई। कंपनी के नाम में एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट थी, पर कंपनी जब फार्मर को ट्रांसफर करी, क्या वो टैक्सेबल हो जाएगा? बिल्कुल, बिकॉज फार्मर और कंपनी दोनों अलग अलग है और इनकम का नेचर चेंज हो गया, डिविडेंड इनकम बन गई है। केस का नाम मिसेस बच्चा है गुजदार। तो कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी एक बहुत बढ़िया फीचर है, पर अगर आप इसका मिसयूज करना स्टार्ट करोगे बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप 4 कंपनी बनाकर अपने एसेट और इनकम स्प्लिट करके टैक्स बचाने की कोशिश करोगे तो ऐसे केस में कंपनी बनाने का इंटेंट मेलाफाइड है और आपकी कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर दिया जाएगा। किसका नाम?
सर दिनशो मैनेजी पैटेड, और बेटा एक कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करने पर मेरे पर तो पेनल्टी लग रही थी, तो क्लाइंट सॉलिसिट अवे करने के लिए मैंने कंपनी खोलकर क्लाइंट सॉलिसिट अवे कर दी है। बताइए क्या ये करना आसान होगा? नहीं, यहां पर भी कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हो जाएगी। केस का नाम गिलफोर्ड मोटर वर्सेस हॉर्न, और कॉर्पोरेट वेल आपके लिफ्ट हो सकती है इस तरीके के जुडिशियल प्रेसिडेंट्स में भी, और कभी-कभी लॉ मेकर भी कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करना अलाउ कर देता है। फॉर एग्जांपल सेक्शन 3A, फॉर एग्जांपल सेक्शन 7, ऐसे कुछ केसेस में कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कर दी जाती है। इसके बाद हम एक टॉपिक पर गए थे, टाइप्स ऑफ द कंपनी। टाइप्स ऑफ द कंपनी कितने प्रकार की होगी वो डिपेंड करेगा किस बेसिस पर आप उसका एनालिसिस कर रहे हो। फॉर एग्जांपल बेसिस स्टैट्यू, कंपनी या तो कंपनीज एक्ट वाली कंपनी होगी या कंपनी जैसी एंटिटी होगी जिसको हम क्या बोल देते हैं? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। अगला क्लासिफिकेशन आया था जी बेसिस रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के आधार पर कंपनी कैसी हो सकती है? प्राइवेट या फिर पब्लिक। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन आपको दी गई थी सेक्शन 2 के क्लॉज। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी Private company means a company having a minimum paid up share capital as may be prescribed and which by its article RLP, R से क्या बना था? Restricts the right to transfer its shares except in OPC limits the number of its members to 200। पर अगर joint member है कैसे काउंट करेंगे? और कुछ लोग 200 के लिमिट में काउंट ही नहीं होते। कौन कौन? एक तो प्रेजेंट एम्प्लॉय, एक पास्ट एम्प्लॉय, उसको शेयर कब मिला था? जब वो एम्प्लॉय था और जॉब छोड़ने के बाद भी शेयर अपने पास रखा, वो भी 200 में काउंट नहीं होगा। एंड प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटी। तो जी पब्लिक इशू आप ला ही नहीं सकते, तो प्राइवेट कंपनी अपना काम किससे चलाएगी? प्राइवेट प्लेसमेंट करके। एंड पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। और आज अगर कोई प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी बन जाए तो अपने आर्टिकल में प्राइवेट रहेगी, पर लॉ के पर्पस के लिए क्या बन जाएगी? डीम्ड पब्लिक कंपनी। फिर प्राइवेट कंपनी भी या तो आपकी हो सकती है ओपीसी या हो सकती है स्मॉल या हो सकती है अदर। ओपीसी क्या होती है? एक ऐसी कंपनी जिसमें एक ही मेंबर आपको देखने को मिलेगा। डायरेक्टर एक ही हो सकता है, पर क्या डायरेक्टर एक से ज्यादा भी हो सकता है? चलेगा। एंड फाइनली हमने पढ़ा था स्मॉल कंपनी, पूरी डेफिनेशन याद है? स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ व्हिच डज नॉट एक्सीड ₹50 lakh और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड व्हिच शैल नॉट एक्सीड 10 crore। फाइनली द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट इज 4 crore एंड टर्नओवर ऑफ व्हिच एज पर द P&L अकाउंट ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड ₹2 crore और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड व्हिच शैल नॉट एक्सीड 100 crore। फाइनली द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट इज 40। पर 3S कभी भी स्मॉल नहीं हो सकते। कौन कौन से? सब्सिडियरी होल्डिंग, सेक्शन 8 या स्पेशल एक्ट। अगला क्लासिफिकेशन गए थे बेसिस लायबिलिटी। लायबिलिटी के आधार पर कंपनी हो सकती है लिमिटेड बाय शेयर, जहां पर मेंबर की लायबिलिटी होगी लिमिटेड अप टू द अमाउंट अनपेड इफ एनी ऑन द शेयर। लिमिटेड बाय गारंटी में भी लायबिलिटी लिमिटेड है, गारंटी अमाउंट जो मेंबर कब ला कर देगा? वाइंडिंग अप पर अगर आपने अनलिमिटेड कंपनी बना दी, क्या मेंबर की लायबिलिटी पर कोई भी लिमिट होगी? नहीं। पर क्या कंपनी का क्रेडिटर सीधे मेंबर पर केस फाइल कर पाएगा? वो करना आपको अलाउड नहीं होगा। अगला क्लासिफिकेशन में पढ़ा था बेसिस कंट्रोल। कंट्रोल के आधार पर कंपनी उसके होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट। सबसे पहले सब्सिडरी में का मीनिंग हमने जाना था। पहली बात, सब्सिडरी हम हमेशा देखेंगे किसी भी दूसरी कंपनी के रिलेशन में, और सब्सिडरी बनाने के होते हैं दो रास्ते। पहला रास्ता कौन सा? आप उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को कंट्रोल कर लीजिए, पर आपके पास वो कंट्रोल आएगा कैसे? कब माना जाएगा ये कंट्रोल है? अगर आपके पास क्या पावर है? अपॉइंट या रिमूव करने की सारे या मेजोरिटी डायरेक्टर्स को, तो माना जाएगा बोर्ड ऑफ कंपोजिशन को आप कंट्रोल करते हैं। या आप उस कंपनी में एक्वायर कर लीजिए कितने परसेंट की टोटल वोटिंग पावर? 50% से ज्यादा की टोटल वोटिंग पावर। टोटल वोटिंग पावर आपके पास कितनी है वो कैसे डिपेंड करेगा कि आप मीटिंग में शो ऑफ हैंड पर कितने वोट डाल सकते हो? पोल पर। और जब पोल की बात आएगी, पोल में पेड अप इक्विटी कैपिटल देखी जाएगी या प्रेफरेंस? नॉर्मली सिर्फ क्या देखेंगे? इक्विटी। पर क्या प्रेफरेंस वाले के पास भी कभी कभी वोटिंग राइट आ सकता है? कितने केसेस में? 4। कौन से 4 केसेस थे? पहला, एनी रिजोल्यूशन डायरेक्टली अफेक्टिंग हिज राइट। दूसरा, रिजोल्यूशन फॉर वाइंडिंग अप। तीसरा, रिजोल्यूशन फॉर कैपिटल रिडक्शन। और अगर कितने साल तक डिविडेंड नहीं दिया? 2 साल। फिर हर रिजोल्यूशन पर वोट डालने का उसका अधिकार आ जाएगा। और किसी भी कंपनी को सब्सिडरी बनाना है तो ये सारे राइट आप डायरेक्टली भी एक्वायर कर सकते हो और अपनी किसी सब्सिडरी के थ्रू भी एक्वायर कर पाएंगे। एंड फाइनली इस सेक्शन में कंपनी वर्ड में बॉडी कॉर्पोरेट भी कवर्ड है, तो अगर इंडिया के बाहर भी आपकी कोई सब्सिडरी है वो भी सब्सिडरी कंपनी कहला जाएगी। और आज के दिन में कंपनीज की लेयर ऑफ सब्सिडरी कितने से ज्यादा नहीं होगी? 2 से ज्यादा। पर अगर एक लेयर वॉस की है तो इनडायरेक्टली कितनी लेयर ओपन कर पाओगे? 3। पर ये लेयर वाली बात 4 टाइप की कंपनीज पर एप्लीकेबल नहीं है, बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस एंड गवर्नमेंट। इसके बाद हम गए थे होल्डिंग कंपनी। बता दो होल्डिंग कंपनी क्या होती है? तो कोई भी कंपनी किसी दूसरे के रिलेशन में होल्डिंग तब बनेगी जब दूसरी कंपनी क्या बन जाती है? उसकी सब्सिडरी। एंड फाइनली किसी भी कंपनी को अगर एसोसिएट बनाना है, एसोसिएट बनाने के लिए आपको उस कंपनी में क्या होना चाहिए? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब या तो कितने परसेंट की टोटल वोटिंग पावर? एटलीस्ट 20। या उसके कौन से डिसीजन का कंट्रोल आपके पास आ जाए? बिजनेस डिसीजन में पार्टिसिपेट या कंट्रोल करने का राइट अगर मिल गया तो एसोसिएट कंपनी बनेगी। पर अगर कंट्रोल बढ़ते बढ़ते 50 से टप गया तो एसोसिएट बोलोगे सब्सिडरी। सब्सिडरी और कंपनीज एक्ट के पर्पस के लिए एक और कंपनी एसोसिएट की डेफिनेशन में कवर्ड है, कौन सी? जॉइंट वेंचर कंपनी। अगला क्लासिफिकेशन हमने जाना कंपनी लिस्टिंग के आधार पर उसके लिस्टेड या अनलिस्टेड। अनलिस्टेड कंपनी तो लॉ में डिफाइंड नहीं है, तो लिस्टेड कंपनी का मतलब पढ़ लेते हैं। लिस्टेड कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जिसकी कोई भी सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड है। पर आज की क्लास में हमने जाना 3 टाइप की कंपनीज की सिक्योरिटी लिस्टेड तो है पर लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन से बाहर हो जाएगी। सबसे पहले एक ऐसी पब्लिक कंपनी जिसने अपने इक्विटी वगैरह लिस्ट नहीं करवा रखी है, सिर्फ क्या लिस्ट करवाया हुआ है? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर या नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस। पर कौन से वाले?
प्राइवेट प्लेसमेंट वाले तो लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन से बाहर है, या आप एक ऐसी प्राइवेट कंपनी हो जिसने अपने नॉन कन्वर्टेबल प्राइवेट प्लेसमेंट वाले डिबेंचर लिस्ट करवा दिए तो भी बाहर है, या आप एक ऐसी पब्लिक कंपनी जो इंडिया में तो लिस्टेड नहीं है पर सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 की जुरिसडिक्शन में लिस्टेड है, एंड वहां पर जुरिसडिक्शन कौन सी आ गई थी, आईएफएससी। तो जी आप लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन से बाहर आ जाएंगे। फिर आया था जी आपका मिसलेनियस क्लासिफिकेशन, वहां पर अलग अलग टाइप ऑफ कंपनी आपने सीखा, जिसमें सबसे पहले आपका आ गया था गवर्नमेंट कंपनी। बता दो भाई किसी भी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कब माना जाएगा, जब सरकार सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मिल मिलाकर उस कंपनी में मिनिमम कितना परसेंट, 51% की क्या होल्ड करे, पेड अप शेयर कैपिटल। पर अगर उसी गवर्नमेंट कंपनी ने डीवीआर इशू कर रखा है तो पेड अप कैपिटल की जगह वर्ड क्या पढ़ लोगे, टोटल वोटिंग पावर। और गवर्नमेंट कंपनी बनाने का एक और रास्ता था, अगर आप किसी गवर्नमेंट कंपनी की क्या हो, सब्सिडरी हो। और जी क्या गवर्नमेंट कंपनी का एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय माना जाता है, नहीं। और गवर्नमेंट कंपनी के खाते एजेम होते ही 3 महीने के अंदर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में आपको पेश करने पड़ जाएंगे। अगला क्लासिफिकेशन हमने जाना था यहां पर फॉरेन कंपनी, जिसके बारे में फॉरेन कंपनी के चैप्टर में सीखेंगे। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जिसका इंडिया में क्या होगा, प्लेस ऑफ बिजनेस। सेक्शन 8 कंपनी के बारे में सेक्शन 8 में डिस्कस करेंगे। एंड निधि कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, दैट यू मे स्किप। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द लास्ट टॉपिक एंड दैट वाज मेंबर। तो जी किसी भी कंपनी में अगर आपको मेंबर बनना है, मेंबर बनने के लिए 3 पॉइंट्स हमने जाने थे। सबसे पहला मेंबर किसको माना जाएगा, जिसका नाम कहां लिख दिया जाएगा, मेमोरेंडम के सब्सक्रिप्शन क्लॉज में, और वो मिनिमम 1 शेयर खरीदना एग्री करता है। और उसे मेंबर किस दिन से मानेंगे, जब शेयर मिलेगा या जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। दूसरा, आपने राइटिंग में एग्री करके कंपनी का मेंबर बनना एग्री किया और आपको शेयर मिल गया, आपका नाम रजिस्टर्ड मेंबर में लिखा गया, तो भी आप मेंबर बनोगे। और यहां पर अलग अलग पॉइंट आए थे, या तो आप कंपनी से सीधे अलॉटमेंट में शेयर खरीद लो तो मेंबर बन जाओगे, या ट्रांसफर के जरिए शेयर खरीद लो तो मेंबर बन जाओगे, या अगर शेयर ऑटोमेटिकली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ आया उसको क्या बोल देंगे, ट्रांसमिशन, तब भी आप मेंबर बन जाएंगे। या लास्ट केस, अगर मेंबर का शेयर डीमैट फॉर्म में होता है तब कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में मेंबर का नाम लिखा जाता है, डिपॉजिटरी का नाम। तो जी मेंबर के सारे रिकॉर्ड्स कौन मेंटेन करता है, डिपॉजिटरी। और कौन से रजिस्टर में मेंटेन करता है, रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर। तो जिसका भी नाम डिपॉजिटरी के बेनिफिशियल ओनर के रजिस्टर में लिखा जाएगा उसे कंपनी का मेंबर मान लिया जाएगा। दैट इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1 दैट वी डिस्कस्ड। चलिए बेटा चैप्टर 1 आपका हुआ समाप्त। क्या बात है, 10 मिनट में, अरे बढ़िया। आते बेटा चैप्टर नंबर 2 पर, क्या तैयार है आप। तो बेटा चैप्टर 2 आपका आता है इनकॉर्पोरेशन, सेक्शन 3 से लेकर 22 ये जाएगा। सबसे पहली बात यहां पर आपने जानी थी, प्रमोटर वर्ड का मतलब, प्रमोटर जिसको लॉ ने डिफाइन किया था सेक्शन 2 के क्लॉज, प्रमोटर मीन्स अ पर्सन जिसका नाम कंपनी खुद से बताएगी, कहां पर, आंसर आज ये समझ नहीं आता, प्रोस्पेक्टस में या एनुअल रिटर्न में, या जिसका कंपनी के अफेयर्स पर क्या था, या जिसकी डायरेक्शंस के हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अकस्टम टू एक्ट, पर इसमें किसको काउंट नहीं करेंगे, एक प्रोफेशनल कैपेसिटी वाले पर्सन को काउंट नहीं करेंगे। फिर हम गए थे सेक्शन नंबर 3 पर, उसने बताया किसी भी कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए, पब्लिक कंपनी में 7, प्राइवेट में 2, ओपीसी में हमेशा 1। लायबिलिटी के आधार पर 3 टाइप की कंपनी आप बना तो सकते हो, पर आईएफएससी कंपनी हमेशा कैसी होगी, लिमिटेड बाय शेयर। फिर ओपीसी की बात है कि मेंबर जब भी ओपीसी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए आरओसी के पास स्पाइस प्लस आईएनसी 32 फाइल करेगा, साथ में वो नॉमिनी का नाम बताएगा और आरओसी नॉमिनी का नाम कहां रिकॉर्ड कर देगा, मेमोरेंडम में। और नॉमिनी को जिंदगी भर नॉमिनी रहना पड़ेगा, कंसेंट विड्रॉ कर सकता है। अगर नॉमिनी कंसेंट विड्रॉ करना चाहता है, नॉमिनी को ये बात किस किस को बतानी पड़ेगी, कंपनी को भी और मेंबर को भी। जैसे मेंबर को ये बात बताएगा, मेंबर अपने नए नॉमिनी का नाम कंपनी को बता देगा 15 दिन में, कंपनी बात आरओसी को बता देगी 30 दिन में, फॉर्म आईएनसी 4 में 30 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, स्टार्टिंग से काउंट होंगे। मेंबर चाहे तो वो भी नॉमिनी बदल सकता है, नई नॉमिनी का नाम कंपनी को बताए, कंपनी आगे आरओसी को बताएगी कितने दिन में, 30 दिन में। कौन से फॉर्म में, आईएनसी 4। और कभी भी मेंबर की डेथ हुई या वो इनकेपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो नॉमिनी बन जाएगा मेंबर, फिर वो अपने नए नॉमिनी का नाम कंपनी को बताएगा 15 दिन में, कंपनी आगे आरओसी को बताएगी कौन से फॉर्म में, आईएनसी 4, 30 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, स्टार्टिंग से ही काउंट हो गए। फिर आया था जी आपका रूल नंबर 3, ओपीसी का मेंबर या नॉमिनी अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको क्या होना पड़ेगा, एक नेचुरल पर्सन जो इंडिया का सिटीजन पक्का से हो। पर क्या रेजिडेंट होना जरूरी है, वैसे रेजिडेंट माना किसको गया था, जो पिछले साल इंडिया में रहा होगा 120 दिन। मैक्सिमम कितने ओपीसी के मेंबर, कितने के नॉमिनी, और एक का मेंबर और दूसरे का नॉमिनी बन सकते हैं, पर कल को दूसरे में भी मेंबर अगर बन गए, ये सिचुएशन आपको करेक्ट करनी पड़ेगी कितने दिन में, 180 दिन में। फिर 3 रेस्ट्रिक्शन आपने पढ़ी थी ओपीसी की, माइनर क्या ओपीसी का मेंबर या नॉमिनी होता है ना, सेक्शन 8 कंपनी की तरह आप काम नहीं कर पाओगे, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, ये वाला काम करना आपको अलाउड नहीं होगा। और क्या आप चाहो तो अपनी ओपीसी को प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो। रूल 6 आपने पढ़ा था, कन्वर्ट करते समय ध्यान रखना, एक तो रेजोल्यूशन पास करना सेक्शन 122 का, मिनिमम मेंबर, मिनिमम डायरेक्टर, मिनिमम कैपिटल इंक्रीज करना, सेक्शन 18 कंप्लाई करना, फिर एक फॉर्म फाइल कर देना आईएनसी 6, सब कुछ ओके है तो आरओसी क्या दे देगा, एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और क्या चाहो तो प्राइवेट कंपनी को भी ओपीसी बना सकते हो, बस प्राइवेट कंपनी कैसी ना हो, सेक्शन 8 ना हो। कन्वर्ट करने के लिए रेजोल्यूशन कौन सा पास होगा, एसआर, साथ में क्या लिया जाएगा, एनओसी फ्रॉम मेंबर एंड क्रेडिटर। एसआर की कॉपी एमजीटी 14 में फाइल करेंगे, एप्लीकेशन देंगे आईएनसी 6 में, सब कुछ ओके है तो कन्वर्ट करके एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। और कभी भी अगर पब्लिक कंपनी के मेंबर 7 के नीचे गए, प्राइवेट के मेंबर 2 के नीचे गए, क्या इमीडिएटली कोई भी दिक्कत होगी, नहीं। आपको कितना टाइम मिलेगा, पर अगर आप 6 महीने में भी मेंबर इंक्रीज नहीं कर पाए तो उसके बाद कंपनी जितने भी डेट्स इनकर करेगी उसके लिए मेंबर क्या हो जाएगा, सेवरली लायबल प्रोवाइडेड ही इज कॉग्निजेंट ऑफ दैट फैक्ट। ये आया जी आपका सेक्शन नंबर 3 है। फिर हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 4, किस चीज का था,
एमओए। तो बड़ा मेमोरेंडम के सारे क्लॉजेस हमने डिस्कस किए थे। सबसे पहला क्लॉज नेम क्लॉज, अगर पब्लिक कंपनी है तो नाम के एंड में क्या लिखेगी? लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नाम के आगे क्या लिखेगी? पर कौन सी कंपनी के नाम के एंड में ये वर्ड्स नहीं आते? सेक्शन 8। और एक गवर्नमेंट कंपनी अगर है उसके नाम के एंड में हमेशा क्या आएगा? लिमिटेड। तो नेम क्लॉज की चर्चा यहां पर हमने करी। दूसरा क्लॉज सिचुएशन, पूरे रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस आएगा नहीं जी, सिर्फ स्टेट का नाम। तीसरा आ गया ऑब्जेक्ट। चौथा लायबिलिटी। पांचवा यहां पर क्या लिखेंगे? कौन सी कैपिटल? ऑथराइज। ऑथराइज कैपिटल का सिर्फ अमाउंट या नंबर ऑफ शेयर और फेस वैल्यू भी सारी चीजें लिखनी है। फिर आए सब्सक्रिप्शन क्लॉज एंड लास्टली अगर ओपीसी है तो कौन सा क्लॉज? और सारे क्लॉजेस में सबसे ज्यादा समय किसमें लगेगा? क्योंकि अगर एक कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ था कंपनीज इनटू द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर, और उसने किसी के साथ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या वर्ड जनरल कॉन्ट्रैक्टर के अंदर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट कवर्ड माना जाएगा? नहीं जी। ये वर्ड अपना कलर ड्रॉ करेगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। रूल ऑफ एजडम जनरस, केस का नाम एशबरी, रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची, एंड यहीं से आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस पिक्चर में आई। पर क्या मेमोरेंडम में हर छोटी छोटी बात लिखने की जरूरत है? कुछ पावर्स इंप्लाइड भी होती हैं। फिर हमने एक एक करके मेमोरेंडम के सारे क्लॉजेस की चर्चा करी। सबसे पहले हम आए थे नेम क्लॉज पर। किसी भी कंपनी का नामकरण करते वक्त चार बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। नाम आइडेंटिकल ना हो, नाम ऑफेंसिव ना हो, सीजी के ओपिनियन में अनडिजायरेबल ना हो, और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अगर आपको इस्तेमाल करने हैं सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। इसके लिए रूल 8 भी आपने डिस्कस किया। और ये सारे फैक्टर्स का ध्यान रखते हुए एक नई नई कंपनी अपना नाम रिजर्व करवाएगी। कौन से फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए? स्पाइस प्लस। और आरओसी कितने दिन के लिए नाम रिजर्व कर देगा? 20 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। पर अगर 20 दिन में कंपनी इंकॉर्पोरेट नहीं हो पा रही, 1000 रुपए दे दीजिए, टाइम बढ़कर कितना हो जाएगा? 2000 और दे दीजिए, टाइम बढ़कर हो जाएगा 60 दिन। और अगर डायरेक्टली 3000 दे दो तो डायरेक्टली 60 दिन। और अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी नाम चेंज करना चाहती है, जैसे जोमेटो ने किया, तो उसके लिए कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होगा? रन। उस केस में नाम रिजर्व होगा कितने दिन के लिए? 60 दिन। और अगर आपके किसी भी फॉर्म में कोई भी मिस्टेक है तो कितने दिन का रिसबमिशन का टाइम? और बड़ा आपने नाम तो रिजर्व करवा लिया, पर आरओसी को पता चला आपने गलत जानकारी देकर नाम रिजर्व करवाया, पर अभी तक कंपनी इंकॉर्पोरेट नहीं हुई थी, तो आरओसी रिजर्व नेम क्या कर देगा? कैंसिल, पेनल्टी लगा देगा। पर अगर कंपनी इंकॉर्पोरेट हो गई थी, आरओसी कंपनी को नाम चेंज करने के लिए बोलेगा विद इन बाईपासिंग ओआर, वरना कंपनी का स्ट्राइक ऑफ भी हो सकता है, वरना कंपनी का वाइंड अप भी करवाया जा सकता है। अगली बात, हमने सारी जानकारी सही दी थी, पर लापरवाही से कंपनी गलत नाम के साथ इंकॉर्पोरेट हो गई, तो क्या कंपनी को नाम रेक्टिफाई करने के लिए बोलना चाहिए? रेक्टिफाई करने के लिए कौन बोलेगा? कौन से सेक्शन में? 16। तो बड़ा सेक्शन 16 यहां पर आपने पढ़ा। एंड सीजी के पास पावर है कि वो सुओ मोटो किसी भी कंपनी को नाम चेंज करने के लिए कह सकता है। ऐसे केस में कितने टाइम में नाम बदलना पड़ेगा? 3 मंथ्स बाईपासिंग ओआर। या सीजी किसी की कंप्लेन पर, किसकी कंप्लेन पर? रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ अ ट्रेडमार्क, बस ट्रेडमार्क वाले को कंप्लेन कितने साल में करनी पड़ेगी? अगर कंप्लेन में दम है, सीजी वंस अगेन 3 मंथ्स बाईपासिंग ओआर नाम चेंज करने के लिए बोलेगा। अगर आपने नाम चेंज कर लिया 15 दिन में आरओसी को बताना, पर अगर आपने नाम चेंज नहीं किया, सीजी ऑटोमेटिकली एक बढ़िया सा नाम दे देगा। कौन सा? ORDNC, ईयर ऑफ पासिंग ऑफ डायरेक्शन, सीरियल नंबर एंड सिन नंबर ऑफ द कंपनी, दैट विल बिकम द न्यू नेम ऑफ द कंपनी। और जिंदगी भर इसी घटिया नाम के साथ जीना पड़ेगा, या कंपनी अपना नाम बाद में खुद से बदल सकती है? तो कोई भी कंपनी बदल सकती है। कौन से सेक्शन में? 13, जो किसी से डील करता है। और मेमोरेंडम का कोई भी क्लॉज ऑल्टर करने के लिए क्या चाहिए होता है? एसआर, एक्सेप्ट कौन सा क्लॉज? कैपिटल क्लॉज जो ऑल्टर करना सीखेंगे 61 में बाईपासिंग ओआर। तो अगर नाम बदलना है उसके लिए भी एक तो एसआर पास करो, साथ में अप्रूवल किसका लगेगा? सीजी का। पर सीजी के अप्रूवल की जरूरत 2 केसेस में नहीं होती। कब? अगर आपको सिर्फ वर्ड प्राइवेट एड या डिलीट करना है तो इस केस में जरूरत नहीं है, फिर एसआर की कॉपी, सीजी का अप्रूवल आरओसी के पास फाइल कर दी जाए, नाम चेंज हो जाएगा। पर अगर 3 चीजों का डिफॉल्ट था तो नाम चेंज करना अलाउड नहीं होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न या डिपॉजिट डिबेंचर, इनके इंटरेस्ट का अगर डिफॉल्ट है तो नेम चेंज करना आपको अलाउड नहीं होगा। अगला है जी सिचुएशन क्लॉज। क्या हर कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए? इनकॉर्पोरेट होते कितने दिन में एस्टेब्लिश करके वेरिफिकेशन फाइल करोगे? 30 दिन में। ये बात कौन से सेक्शन ने बताई? सेक्शन 12। और जी जब भी कंपनी के नाम लेबल करते हो, नए नाम के साथ पुराना नाम कितने साल तक लिखते रहना? और ओपीसी अगर है तो नाम के नीचे ब्रैकेट में वर्ड का लिखोगे 1 पर्सन कंपनी। अगर सेक्शन की बातों को कंप्लाई नहीं करा तो आपका नाम यहां पर स्ट्राइक ऑफ भी हो सकता है। अगली बात हमने जानी शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। अगर कोई भी कंपनी विद इन सेम सीटीवी अपना नाम चेंज करना चाहती है, उसके लिए क्या चाहिए? बोर्ड रिजोल्यूशन। आउटसाइड सीटीवी जाना चाहते हो, बोर्ड रिजोल्यूशन के साथ साथ एसआर। पर स्टेट सेम है और आरओसी बदल गया, तो आरओसी के सीनियर का अप्रूवल ले लेना, जो कौन होगा? आरडी। आरडी का अप्रूवल जब मांगने जाओगे, आरडी कितने दिन में अप्रूवल देगा? 30 दिन में। जिसकी कॉपी कंपनी आरओसी के पास फाइल करेगी 60 दिन में, और आरओसी सर्टिफाई करेगा फिर 30 दिन में। और जैसे ये सर्टिफिकेट आ गया, कैसे एविडेंस बनेगा? तो भाई यहां ये तो बताया ही नहीं कि अगर स्टेट बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, कि बेटा उस केस में आपको अपना मेमोरेंडम भी बदलना पड़ेगा। तो उसका आंसर कहां था? सेक्शन नंबर 13 में। और स्टेट बदलने के लिए एसआर तो पास कर देना, पर साथ में अप्रूवल किसका लगेगा? वो बात अलग है कि सीजी ने पावर डेलीगेट किसको कर रखी है? आरडी। सीजी 60 दिन में अप्रूवल देगा, पर अप्रूवल देने से पहले अब की बार किसके इंटरेस्ट का ध्यान रखेगा? एसआर की कॉपी, सीजी का अप्रूवल, दोनों स्टेट के आरओसी के पास फाइल कर देना। सब कुछ ओके है तो सिचुएशन क्लॉज ऑल्टर हो जाएगा। एंड ऑब्जेक्ट क्लॉज नॉर्मली बदलने के लिए क्या चाहिए होता है? एसआर। पर अगर आपने पब्लिक से पैसा रेज किया था, पैसा यूटिलाइज्ड है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट में लगाना चाहते हो, तो एसआर की कॉपी पब्लिश कर दीजिएगा, साथ में वेबसाइट पर कर देना अपलोड। और जितने भी डिसेंटिंग शेयर होल्डर है उन्हें क्या दिया जाएगा? एग्जिट ऑफर एज पर द मेथड प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी। तो दिस इज ऑल आउट का सेक्शन नंबर 13। इसके बाद हम चले गए थे आर्टिकल्स की बातों पर। आर्टिकल का सेक्शन नंबर
आर्टिकल्स कंटेन्स द रेगुलेशन फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। पर आपकी कंपनी को आर्टिकल बनाने में ज्यादा दिक्कत ना आए तो लॉ मेकर ने आपको कुछ मॉडल आर्टिकल्स तैयार कर दिए हैं, पर मॉडल आर्टिकल्स को फॉलो करना या ना करना आपकी मर्जी है। पर अगर आपने मॉडल आर्टिकल की कोई बात ना तो मॉडिफाई करके लिखी, ना ही साफ साफ ये लिखा कि ये बात मेरे पर नहीं लगेगी, एक्सक्लूड नहीं करी, तो क्या वो ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी पर लग जाएंगे? बिल्कुल। एंड व्हाट डू यू मीन बाय एंट्रेंचमेंट? तो नॉर्मली आर्टिकल ऑल्टर करने के लिए क्या चाहिए होता है? एसआर। पर अगर आप चाहें तो आप आर्टिकल्स की बातों को ऑल्टर करना और मुश्किल बना सकते हैं, उसे ही क्या बोला जाएगा? एंट्रेंचमेंट। एंट्रेंचमेंट की बात या तो कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हो रही थी तभी लिख देते, अगर बाद में लिखना चाहते हो तो पब्लिक कंपनी को पास करना पड़ेगा एसआर और प्राइवेट कंपनी को अप्रूवल लेना पड़ेगा सारे मेंबर का। और जब भी एंट्रेंचमेंट की बातें हैं 30 दिन में आरओसी को बता देना। फिर बेटा एक कंपनी भागी भागी आगे आई, उसने कहा जी देखो मेरे आर्टिकल में लिखा है कि मेरे को कभी भी उधार पर पैसा अगर चाहिए होगा तो 2 डायरेक्टर्स के साइन लगेंगे। बेटा एक बैंकर नालायक था, उसने सिर्फ एक डायरेक्टर का साइन देखा और पैसा दे दिया। क्या बैंकर बाद में पैसा रिकवर कर पाएगा? बैंकर कहते हैं मुझे क्या पता, आर्टिकल में जो भी लिख दिया हो। तो बेटा जो भी बातें आप मेमोरेंडम या आर्टिकल में लिखेंगे क्या उस चीज का कंस्ट्रक्टिव नोटिस आपके पास है, ये माना जाएगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस पिक्चर में आई, केस का नाम ग्रिफिथ वर्सेस पेज। पर बेटा एक और कंपनी थी, उसके आर्टिकल में लिखा था ये दोनों डायरेक्टर पैसा रेस करने से पहले मेंबर का अप्रूवल लेकर के आएंगे, और बैंकर ने सिर्फ 2 डायरेक्टर के साइन देखकर पैसा दे दिया, ये सोचते हुए कि डायरेक्टर ने मेंबर से अप्रूवल ले लिया होगा। क्या अब की बार बैंकर पैसा रिकवर कर पाएगा? क्योंकि बीइंग एन आउटसाइडर मैं इतना रिलाई कर चल सकता हूं कि डायरेक्टर ने अपनी इंटरनल रिक्वायरमेंट को पूरा किया होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, केस का नाम रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवांड। और ये आउटसाइडर के फेवर में काम करती है, पर क्या ये हमेशा आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करेगी ही करेगी? हमेशा नहीं, क्योंकि इसकी होती है एक्सेप्शन। फॉर एग्जांपल अगर लोन देने वाला पर्सन खुद ही एक डायरेक्टर था, तब क्या वो कह सकता है मुझे क्या पता ओआर पास हुआ है नहीं? नहीं जी, वो पास करवाने की जिम्मेवारी आपकी थी, तो आपको तो इररेगुलरिटी की नॉलेज थी। तो अगर नॉलेज ऑफ इररेगुलरिटी है, इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं मिलेगा। केस का नाम हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी। दूसरा जी, फॉर्जरी अगर आपने करी है तो लॉ की नजर में फॉर्जरी होती है नलिटी, उस केस में भी इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। केस का नाम रोबेन वर्सेस ग्रेट फिंगर कंसोलिडेटेड। डायरेक्टर ने कंपनी के नाम का चेक अपने पर्सनल अकाउंट में कहा और बैंकर ने क्रेडिट भी कर दिया, तो यहां तो शेयर नेग्लिजेंस है, यहां भी इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। केस का नाम अंडरवुड वर्सेस बैंक ऑफ लिवरपूल। या अल्ट्रा वायरस और इलीगल ट्रांजैक्शंस पर भी इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। और आर्टिकल्स ऑल्टर करने के लिए क्या चाहिए होता है? एसआर, अनलेस आपने आर्टिकल्स को क्या ना कर रखा हो, एंट्रेंच। और एक केस होता था पब्लिक टू प्राइवेट या प्राइवेट टू पब्लिक, जब आपको सीजी का भी अप्रूवल लेना पड़ता था। कौन सा? पब्लिक टू प्राइवेट। तो अगर पब्लिक टू प्राइवेट कंपनी आप बन रहे हो तो साथ में सीजी का अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। आर्टिकल्स की कॉपी 15 दिन में फाइल कर देना, आर्टिकल ऑल्टर हो जाएंगे। और कभी भी मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑल्टर करोगे तो बेटा क्या उसकी पुरानी हर कॉपी में उसको अपडेट करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 15 ने बात बताई। और क्या मेंबर के पास इतना अधिकार है कि अपनी कंपनी से मेमोरेंडम या आर्टिकल की कॉपी डिमांड कर पाए? बिल्कुल। सेक्शन नंबर 17 में कितने दिन के अंदर? 7 दिन के अंदर कंपनी आपको फर्निश करेगी। और बेटा कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट अगर कोई भी बात किसी भी मेमोरेंडम, आर्टिकल, एग्रीमेंट, रेजोल्यूशन में लिख दो, क्या उसका कोई भी इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, क्योंकि आप एक्ट को कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकते, पर एक्ट को ओवरराइड एक केस में कर सकते हो, अगर एक्ट ही उसकी पावर दे दे। सेक्शन नंबर 6 आपने यहां पर डिस्कस किया। अरे बन रही है कुछ बात? स्पीड ठीक है? चलो अगला है जी, कंपनी इनकॉर्पोरेट करना आपने जाना। सेक्शन नंबर 7 में कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए फॉर्म कौन सा फाइल होगा? स्पाइस प्लस। साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल करेंगे। निमोनिक आपने पढ़ा था, मैड आप, एम से, ए से, डी से जाएगी डिक्लेरेशन। पहला डिक्लेरेशन कौन देगा? प्रोफेशनल की सारा कानून कंप्लाई हुआ है। दूसरा डिक्लेरेशन देंगे सब्सक्राइबर्स एंड फर्स्ट डायरेक्टर के वो कभी भी कन्विक्ट नहीं हुए। ए से आएगा एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस जब तक रजिस्टर ऑफिस एस्टेब्लिश ना हो जाए। और पी से किस किस के पर्टिकुलर्स ऑफ एंड पर्टिकुलर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर इन कंसर्न। ये सारे डॉक्यूमेंट आप आरओसी के पास फाइल करिए। अगर सब कुछ ओके है, आरओसी कौन से फॉर्म में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा? आईएनसी 11। और उसमें कंपनी का कौन सा नंबर मेंशन रहेगा? सिन नंबर, जो कितने डिजिट्स का होता है? 21 डिजिट्स। और जितने भी इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट है कंपनी परमानेंटली रजिस्टर ऑफिस पर संभाल कर रखेगी। और अगर आपने गलत आधार कार्ड, पैन कार्ड देकर कंपनी इनकॉर्पोरेट करा ली, कौन से सेक्शन में जाकर लायबल हो जाओगे? 447। और कंपनी के अगेंस्ट एनसीएलटी क्या क्या एक्शन ले सकता है? उसकी इंटरनल रेगुलेशन चेंज कर देगा, डायरेक्टर चेंज कर देगा, मैनेजमेंट चेंज कर देगा, मेमोरेंडम आर्टिकल बदल देगा, कॉर्पोरेट विल लिफ्ट करके मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड कर सकता है, स्ट्राइक ऑफ भी कर सकता है, वाइंड अप भी कर सकता है, जो मर्जी ऑर्डर एनसीएलटी आपको ठीक लगे आप पास कर सकते हो। एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी? तो कंपनी के जितने भी फीचर्स आपने पढ़े थे, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, वो सब कंपनी को मिल जाते हैं सेक्शन 9 में। एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ द कंपनी? एक बार मेमोरेंडम और आर्टिकल अगर रजिस्टर हो गया तो हम क्या मानेंगे? कंपनी ने और हर मेंबर ने उसको पढ़ा भी हुआ है और उस पर साइन भी किए हैं। और उसकी वजह से अगर कंपनी को मेंबर को आर्टिकल की वजह से इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पे करना है, क्या कंपनी को पे करना पड़ेगा? बिल्कुल। अगर मेंबर को इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर पे करना है, क्या मेंबर को भी पे करना पड़ेगा? पर क्या मेंबर में एक दूसरे पर सीधे केस फाइल कर पाएंगे? नहीं, वाया कंपनी जाना पड़ेगा। और क्या मेमोरेंडम और आर्टिकल की वजह से कंपनी इज बाउंड टू द आउटसाइडर? तो द आंसर इज नो। ये सारी बातें हमने डिस्कस करी। सेक्शन 11 लॉ से ओमिट हो गया था, पर उसके रिप्लेसमेंट में एक नया सेक्शन 10A आया, जो सिर्फ कौन सी कंपनीज पर लगता है? जो इनकॉर्पोरेट हुई है 2 नवंबर 2000
18 के बाद। और जिन कंपनीज में क्या है, शेयर कैपिटल। तो ऐसी कंपनी आज के दिन में इनकॉर्पोरेट होती है, ना ही बिजनेस स्टार्ट करेंगी, ना ही कोई बोरोइंग करेंगी, जब तक दो कंप्लायंस पूरे ना कर दें। पहला कौन सा, एक तो रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन फाइल कर देना सेक्शन 12 में 30 दिन में, और दूसरा कंपनी का एक डायरेक्टर आरओसी के पास डिक्लेरेशन फाइल करेगा कितने दिन में, 180 दिन, जिसमें वो क्या बताएगा कि जी चिंता मत करो, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स ने जितने भी शेयर लेना एग्री किया था उन्होंने सारा पैसा पे कर दिया है, अगर ऐसा नहीं करोगे नाम स्ट्राइक ऑफ हो सकता है। अरे बन रही कुछ बात। इसके बाद पढ़ा सेक्शन 8, किस चीज का था, क्या सेक्शन 8 कंपनी प्रॉफिट कमा सकती है, बिल्कुल, बस उन प्रॉफिट्स को डिविडेंड के फॉर्म में नहीं बांट पाएगी, तो वो उस प्रॉफिट का करेगी क्या, अपने ही चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए आपको इस्तेमाल करना है। आप चाहो तो एक नई नई कंपनी सेक्शन 8 कंपनी की तरह बना लो, आप चाहो तो एग्जिस्टिंग कंपनी को कन्वर्ट कर लो, पर जब भी आप कंपनी बनाओगे क्या इसके नाम में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड आएगा, नहीं। और एक फर्म भी सेक्शन 8 कंपनी की मेंबर हो सकती है। अगली बात, सेक्शन 8 कंपनी का मेमोरेंडम आर्टिकल ऑल्टर करना आसान है, किसी का अप्रूवल लगेगा, सीजी का अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा। और अगर आप सेक्शन 8 कंपनी को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो रूल 21 और 22 ने बताया, एक तो एसआर चाहिए, साथ में आरडी का भी अप्रूवल लगता है, और जितने भी आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है कन्वर्जन के समय कहां ट्रांसफर हो जाएंगे, आईईपीएफ। और अगर सेक्शन 8 कंपनी को लाइसेंस सीजी ने दे दिया था पर वो लाइसेंस की बातों को ब्रेक कर रही है, तो ऐसी कंपनी का क्या लाइसेंस रिवोक कर देना चाहिए, और लाइसेंस रिवोक करके उसके नाम के एंड में फिर से लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड लगा देंगे। और अगर सीजी को ज्यादा गुस्सा आया, क्या वो कंपनी का मर्जर भी करवा सकता है, पर बेटा जो अमलगमेशन होगा वो किसके साथ हो सकता है, सिर्फ कोई दूसरी सेक्शन 8 कंपनी जो सिमिलर ऑब्जेक्ट में थी, या कंपनी का क्या वाइंड अप भी हो सकता है। वाइंडिंग अप पर अगर कुछ सरप्लस बच गया, या तो किसी दूसरी सेक्शन 8 कंपनी को ट्रांसफर कर देना, वरना सरप्लस का क्या होगा, कहां ट्रांसफर हो जाएगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड। और सेक्शन 18 ने बताया, अगर आप एक टाइप की कंपनी को दूसरे टाइप की कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मेमोरेंडम आर्टिकल ऑल्टर करके ऐसा कर लेना, और जब भी कंपनी कन्वर्ट होगी पुराने सारे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी खत्म, या नई कंपनी के नाम में कंटिन्यूड। एंड जाते जाते सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन मैंने पढ़ा 19, एक सब्सिडरी कंपनी को होल्डिंग का शेयर खरीदना अलाउड नहीं होता। अगर होल्डिंग कंपनी अलॉट या ट्रांसफर कर भी दे वो क्या होगा, पर इस बात की कितनी एक्सेप्शंस हैं, 3। अगर सब्सिडरी कंपनी के पास वो शेयर कैसे आया है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड मेंबर ऑफ द होल्डिंग कंपनी, या वो शेयर कैसे आया एज अ ट्रस्टी, या वो शेयर उसके पास पहले से था सब्सिडरी बनने से पहले। और वोटिंग राइट क्या तीनों केसेस में मिलेगा ना, सिर्फ पहले 2 केसेस में आपको वोटिंग का अधिकार मिलेगा। और बेटा आज अगर कंपनी या सॉरी मेंबर कंपनी को कोई डॉक्यूमेंट सर्व करना चाह रहे हैं तो मेंबर कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर किसी भी मेथड से डॉक्यूमेंट सर्व कर सकता है, और कंपनी अगर मेंबर या आरओसी को सर्व करना चाह रही है इन मेथड से कर सकती है। पर अगर कोई मेंबर स्पेसिफिकली पैसा देकर चला गया और कह रहे जी मेरे को तो कोरियर से ही भेजना, क्या कंपनी को कोरियर से ही भेजना पड़ेगा, बिल्कुल। और जनरल मीटिंग का नोटिस हर मेंबर पर कितने टाइम में सर्व मान लिया जाता है, 48 आवर्स। कंपनी के बिहाफ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट करना है, कोई भी केएमपी कर सकता है, या एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द कंपनी वो कर पाएगा। और कंपनी के बिहाफ पर लाइकवाइज कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, प्रॉमिसरी नोट साइन करना है कोई भी पर्सन कर सकता है। पर अगर कंपनी के बिहाफ पर कोई डीड साइन करनी है, डीड साइन कर सकता है सिर्फ एक अटॉर्नी, जिसके लिए आप उसे एक पावर ऑफ अटॉर्नी बना करके दोगे, और पावर ऑफ अटॉर्नी पर या तो कंपनी की कॉमन सील लगा देना, वरना कितने डायरेक्टर के साइन, 2, वरना डायरेक्टर्स की इसका साइन आप करना। चलिए दूसरा वर्ड का चैप्टर नंबर 2 और सुनाओ, बन रही है कुछ बात। अरे क्या बात कर रहे हो, ये चैप्टर पूरा हो गया, आधा घंटा भी पूरा नहीं हुआ अभी तो। चलो दिस ब्रिंग्स अस टू द लास्ट चैप्टर दैट वी हैव कवर्ड इन दिस बैच सो फार, एंड दैट इज चैप्टर नंबर 3। क्या आप तैयार हैं? चलिए बेटा, तो ये चैप्टर हमने जब शुरू किया था एक सीक्वेंस के साथ इस चैप्टर को लेकर चले थे, उसी सीक्वेंस से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आपका सेक्शन नंबर 23 यहां पर आया, उसने पब्लिक कंपनी के लिए पैसा रेज करने के 4 रास्ते आपको बताए, कौन कौन से, इसमें आंसर आना चाहिए, पब्लिक ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, बोनस इशू। पब्लिक ऑफर में 3 चीजें आती हैं, क्या क्या, आईपीओ, एफपीओ, ऑफर फॉर सेल। प्राइवेट कंपनी के पास पैसा रेज करने के 3 ही रास्ते होते हैं, कौन कौन से, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू एंड बोनस इशू। और पब्लिक कंपनी वैसे तो इंडिया के बाहर जाकर नॉर्मली जीडीआर इशू करती है, पर अगर सीजी चाहे तो क्या बाहर की कोई जुरिस्डिक्शन नोटिफाई कर सकता है, और सीजी ने क्या नोटिफाई किया है, आईएफएससी। वहां जाकर के सीधा आप अपने शेयर लिस्ट करवा सकते हो, पर अगर करवा दिए क्या आप लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन में फॉल करोगे, नहीं। और जैसी कोई भी कंपनी पब्लिक ऑफर लाएगी, हमारे देश में एक अथॉरिटी उसका रोल आ जाएगा, सेबी। सेक्शन नंबर 24। तो जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं या जो कंपनी लिस्ट होने वाली हैं, इनके लिए शेयर इशू करने या ट्रांसफर से संबंधित या नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड से संबंधित कानून को अगर एडमिनिस्टर करना है, एडमिनिस्टर करेगा सेबी, बाकी सारे केसेस को एडमिनिस्टर कौन करेगा, सीजी। और जी पब्लिक इशू में जो शेयर ऑफर करोगे कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, फिजिकल या डीमैट, डीमैट आपके लिए मैंडेटरी है। सेक्शन नंबर 29 आपने डिस्कस किया, तो डीमैट आपके लिए मैंडेटरी है। और 2 अक्टूबर 2018 के बाद एक और कंपनी के लिए डीमैट मैंडेटरी हो गया, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। पर 3 टाइप की अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अभी भी एग्जम्प्ट है, कौन कौन सी, निधि, गवर्नमेंट एंड वॉस। और बेटा पुराने नए शेयर तो आप डीमैट में ही इशू करोगे, पुराने शेयर जो भी प्रमोटर डायरेक्टर केएमपी के हैं डीमैट में कन्वर्ट कर लेना कंपनी, वरना नया शेयर इशू या बायबैक नहीं कर पाओगे। और अगर कोई और शेयर होल्डर है उसने डीमैट में कन्वर्ट नहीं किया तो क्या होगा, अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। और 28 अक्टूबर 2023 के बाद एक और कंपनी के लिए डीमैट मैंडेटरी हो गया, प्राइवेट कंपनी। पर 2 टाइप की प्राइवेट कंपनी अभी भी बची हुई है, स्मॉल एंड गवर्नमेंट। एंड जी क्योंकि आप पब्लिक इशू ला रहे हो तो लिस्ट होना ऑप्शनल है या मैंडेटरी, सेक्शन नंबर
40। तो बेटा अगर आप पब्लिक ऑफर लाएंगे तो एक या एक से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से आपको लिस्टिंग का अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसका नाम आप अपने प्रोस्पेक्टस में भी डिस्क्लोज करोगे और जो भी पब्लिक इशू का पैसा आएगा उसे एक सेपरेट बैंक अकाउंट में आप रिटेन करेंगे एंड उस पैसे का इस्तेमाल तब तक मत करना जब तक क्या ना कर दो अलॉटमेंट। और अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो पैसा क्या करना पड़ जाएगा, रिफंड। और सेक्शन 40 लिस्टिंग का जरूर था, पर जाते जाते एक और बात कर गया और उसकी पे करने की कुछ कंडीशन आई थी, एनसीडी एट पार। एन से क्या बना था, नॉट पेड। अगर आपने शेयर पब्लिक ऑफर नहीं किया, सी से कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी फाइल करेंगे आरओसी के पास, डिस्क्लोजर देंगे कहां पर, प्रोस्पेक्टस में। कहां से कमीशन पे कर सकते हो, आउट ऑफ या फिर प्रोसीड्स ऑफ द इशू। साथ में आर्टिकल्स में पावर होनी चाहिए और मैक्सिमम रेट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन शेयर पर कितना अलाउड है, डिवेंचर पर, या रेट ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल व्हिचएवर इज लोअर। ये सारी बातें हमने डिस्कस करी। और जी पब्लिक ऑफर ला रहे हो तो क्या एक प्रोस्पेक्टस इशू करना बनता है, तो प्रोस्पेक्टस में क्या क्या कंटेंट जाएगा, सेक्शन नंबर 26 ने आपको सिखाया। बता दो बेटा प्रोस्पेक्टस में क्या क्या बातें बतानी है। इट शुड बी साइंड। इसमें वो सारी बातें बताएंगे जो सेबी करेगा स्पेसिफाई, पर जब तक सेबी कुछ भी नहीं बता रहा तब तक सेबी एक्ट की बातें बता देना। और साथ में क्या जाएगा, डिक्लेरेशन। और दो ऐसे केसेस हैं जहां प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोजर ना भी दो तो चलेगा। पहला, अगर शेयर किसको दिया है, एग्जिस्टिंग मेंबर या डिवेंचर होल्डर को, या जो शेयर या डिवेंचर आप इशू कर रहे हो वैसा सिमिलर शेयर या डिवेंचर पहले इशू करके क्या करवा चुके हो, लिस्ट। प्रोस्पेक्टस जब बनाओगे उस पर एक डेट डालना जिसको क्या बोलेंगे, डेट ऑफ। और उस दिन तक प्रोस्पेक्टस कहां फाइल हो जाना चाहिए, फाइल होते ही पब्लिक में इशू कर देना। कितने दिन में, 90 डेज में। और प्रोस्पेक्टस के ऊपर भी लिखना कि ये वही प्रोस्पेक्टस है जो आरओसी के पास फाइल था। और क्या प्रोस्पेक्टस में एक्सपर्ट की एक स्टेटमेंट आ सकती है, बस एक्सपर्ट कंपनी के बनने में इंटरेस्टेड ना हो और उसकी स्टेटमेंट देने से पहले उससे क्या लेना, उसका रिटन कंसेंट। और प्रोस्पेक्टस बनाने का एक गोल्डन रूल होता है क्या, इट हैज टू बी ट्रूथफुल इन ऑल रिस्पेक्ट। और अगर आपने ये कह दिया कि आपने 5 साल से डिविडेंड बांटा है पर ये नहीं बताया नुकसान हुआ था, क्या सपरेशन ऑफ फैक्ट भी एक मिसस्टेटमेंट होता है, केस का नाम रेक्स वर्सेस कैलसेंट। और अगर पब्लिक से पैसा रेज किया था, प्रोस्पेक्टस से पैसा नहीं यूटिलाइज्ड है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट में लगाना चाहते हो तो क्या पास करना पड़ेगा, ऐसा कितने न्यूज़पेपर में कॉपी, तो मैं डिसेंटिंग शेयर होल्डर को एग्जिट ऑफर। और क्या ऑब्जेक्ट्स वेरी करके एक डिफरेंट लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर में आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। सेक्शन 27 आपने समाप्त किया। और अब कंपनी कह रही है दिक्कत है, अब मैं शेयर एप्लीकेशन के साथ पूरा 600 पेज का प्रोस्पेक्टस थोड़ी ना चिपकाऊंगी, तो मैं क्या करूं, तो आप इसका समराइज्ड वर्जन तैयार कर दीजिए जिसको क्या बोला जाएगा, अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस अंडर सेक्शन 33। पर अगर वो पढ़ने के बाद शेयर होल्डर पूरी कॉपी डिमांड करता है, क्या पूरे प्रोस्पेक्टस की कॉपी फर्निश करनी पड़ेगी, बिल्कुल। पर दो ऐसे केसेस हैं जहां एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अब्रिज्ड ना भी इशू किया तो चल जाएगा। पहला कौन सा, अंडरराइटर, या दूसरा कौन सा, अगर शेयर पब्लिक को इशू ही नहीं हुआ। अब बेटा एप्लीकेशन फॉर्म इशू कर दिया, पब्लिक धीरे धीरे करके पैसा लगाना स्टार्ट करेगी और मैं चेक करूंगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन आया है नहीं, अंडर सेक्शन नंबर 39। और एज पर कंपनीज एक्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होगा, जितना आप कहां पर लिखोगे, प्रोस्पेक्टस में। सेबी ने लिमिट कितनी कर दी, और एप्लीकेशन पर एज पर कंपनीज एक्ट मिनिमम कितना आना चाहिए, 5। सेबी ने लिमिट कितनी कर दी, 25 पर। ओएफएस पर ना तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना ही मिनिमम एप्लीकेशन की वैल्यू अप्लाई करती। और जी मिनिमम सब्सक्रिप्शन का पैसा कितने दिन में रिसीव हो जाना चाहिए, प्रोस्पेक्टस इशू करने के 30 दिन में, वरना पैसा रिफंड कर दे रहा 15 दिन में। वरना कितना ब्याज, 15% ब्याज के साथ डायरेक्टर पर्सनली लायबल हो जाएंगे पैसा लौटाने के लिए। पर अगर आपने अलॉटमेंट कर दी तो एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल कर देना, कितने दिन में, 30 दिन में। कौन से फॉर्म में, कैश 3। इसके बाद हमने जाना था पब्लिक इशू का पूरा प्रोसेस और हमने सीखा जब भी आप पब्लिक इशू लाते हो आप या तो फिक्स्ड प्राइस रूट से अपना आईपीओ ला सकते हो या फिर बुक बिल्डिंग। और बुक बिल्डिंग में आप प्राइस फिक्स ना बताकर एक प्राइस रेंज देते हो, इसलिए इस केस में जो प्रोस्पेक्टस आता है उसमें क्वांटिटी और प्राइस की सारी डिटेल नहीं होती, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेक्शन नंबर 32। तो बड़ा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एक ऐसा प्रोस्पेक्टस है जिसका इस्तेमाल बुक बिल्ड आईपीओ में किया जाता है। इसकी कॉपी आरओसी के पास इशू ओपन होने से कितने दिन पहले फाइल कर देना, 3 दिन। और जब फाइनल आपका आईपीओ क्लोज हो जाएगा और आपको फाइनल प्राइस पता चलेगा, एक फाइनल प्रोस्पेक्टस तैयार करके आरओसी और सेबी के पास फाइल करना, जिसमें वेरिएशंस को क्या कर देना, हाईलाइट। फिर कंपनियां कह रही जी मेरे को तो ना बार बार पैसा रेज करना होता है, फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फाइनेंस, पर मैं बार बार प्रोस्पेक्टस लाकर थक चुकी हूं, क्या कोई चॉइस है, आप ले आओ जी शेल्फ प्रोस्पेक्टस अंडर सेक्शन 30। और इसलिए 31 है तो इसकी वैलिडिटी भी कितनी है, 1 साल। तो आप पहली बार जब प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे तो डेट ऑफ फर्स्ट ओपनिंग ऑफ इशू 1 साल तक आपका प्रोस्पेक्टस वैलिड है। फिर 1 साल तक आप बार बार पैसा रेज करिए, बार बार प्रोस्पेक्टस नहीं लाना, पर चेंजेस बताने के लिए डॉक्यूमेंट इशू कर देना, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। और जो ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस प्लस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम है, इसे ही क्या मान लिया जाएगा, कंपनी का प्रोस्पेक्टस। पर अगर इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम से पहले ही शेयर होल्डर कुछ एडवांस पैसा दे गया था और बाद में रिफंड चाहिए, कितने दिन में रिफंड मिलेगा, 15 दिन में आपका पैसा कर दिया जाएगा रिफंड। इसके बाद सेक्शन 23 में जाकर हमने प्रोस्पेक्टस का मतलब सीखा था। प्रोस्पेक्टस में नॉर्मल प्रोस्पेक्टस भी आता है, आरएचपी भी आता है, शेल भी आता है, और किसी भी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट से पैसा रेज करोगे उसे भी प्रोस्पेक्टस मान लिया जाता है। पर फिर ये सेक्शन 30 से कैसे अलग था, 30 में मैं पैसा रेज कर रहा हूं या 30 में मैं प्रोस्पेक्टस को एडवर्टाइज कर रहा हूं। तो अगर प्रोस्पेक्टस को एडवर्टाइज करोगे उस एडवर्टाइजमेंट में आपको ये सारी बातें यहां पर बतानी पड़ेगी। इसके बाद हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 28, ऑफर फॉर सेल। क्या होता है बेटा ऑफर फॉर सेल, क्या यहां भी प्रोस्पेक्टस आता है, अरे क्या यहां भी प्रोस्पेक्टस आता है, बिल्कुल। प्रोस्पेक्टस कंपनी इशू करती है और पब्लिक को शेयर भी देती है, पर वो कोई नया शेयर है या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का शेयर सेल हो रहा है, तो यहां पर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का शेयर बेचा जाता है। जिस भी डॉक्यूमेंट से बेचोगे उसको प्रोस्पेक्टस मान लेंगे, और ये सारे प्रोसेस में कंपनी का जो भी खर्चा होगा कौन रिइंबर्स करेगा, शेयर होल्डर। और कंपनी की कुछ बातें ओएफएस पर नहीं लगती, कौन कौन सी,
मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू, स्टेटमेंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड या एनी अदर प्रोविजन जो आपको लगता है आप कंप्लाई नहीं कर पाओगे, उससे आप हो जाएंगे एग्जाम। फिर हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 25 किस चीज का था? तो ये एक ऐसा रास्ता है जहां पर कंपनी चला के दिखाकर पब्लिक से पैसा रेज करने की कोशिश करती है, पर लॉ मेकर उसे फंसा देता है, क्योंकि कंपनी कहता है जी अगर कंपनी आपने किसी भी इश्यू हाउस को प्राइवेट प्लेसमेंट किया और इश्यू हाउस धीरे धीरे करके पब्लिक को शेयर सेल करेगा, तो जिस भी डॉक्यूमेंट से वो शेयर सेल करेगा इसे क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा, और कंपनी की सारी रिक्वायरमेंट आप पर लगेगी और हम ये मानेंगे एज इफ पब्लिक ने सीधे कंपनी से शेयर खरीदा, पर अगर डीम्ड प्रोस्पेक्टस में कोई भी मिस स्टेटमेंट है सिर्फ कंपनी लायबल हो गया, इश्यू हाउस ही। तो ये सारा प्लानिंग मोलाफाइड भी हो सकता है, मेलाफाइड भी। तो नॉर्मली बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? पर दो ऐसे केसेस है जहां बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आ जाएगा? कंपनी और इश्यू हाउस। पहला केस कौन सा? अगर इश्यू हाउस ने 6 ही महीने में शेयर बेच दिया, या जिस समय इश्यू हाउस ने शेयर बेचा वो कैसा था? पार्टली पेड अप। एंड फाइनली जो भी डीम्ड प्रोस्पेक्टस है इसमें सेक्शन 26 वाली सारी बातें बताना, पर साथ में कुछ एडिशनल बातें बताना। क्या क्या? कंपनी को नेट अमाउंट कितना मिला, इश्यू हाउस का कॉन्ट्रैक्ट किस समय किस जगह पर इंस्पेक्ट हो पाएगा, और इश्यू हाउस को कंपनी का क्या मान लिया जाएगा? डायरेक्टर। और अगर इश्यू हाउस कंपनी है उसके बिहाफ पर 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, अगर फर्म है तो हाफ या 50% पार्टनर से आपको मिनिमम साइन यहां पर करवाने पड़ेंगे। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस करी। इसके बाद हमने जाना अगर प्रोस्पेक्टस में झूठ बोलोगे तो बहुत ज्यादा सजा भुगतनी पड़ेगी। 34 से लेकर 38। 34 किस चीज का आ गया था? प्रोस्पेक्टस में झूठ बोलने की क्रिमिनल लायबिलिटी क्या है? सीधे जाकर कहां लायबल हो जाओगे? पर इससे बचने के लिए 2 सेफ गार्ड है। पहला, अगर मिसस्टेटमेंट कैसी थी या आपके पास क्या था? रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव। और प्रोस्पेक्टस में झूठ बोलने की सिविल लायबिलिटी क्या है? कि जिसका भी जो लॉस हुआ है, पर ध्यान रखना लॉस किसका होगा? अगर आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ के सेकेंडरी मार्केट से शेयर खरीदा है, क्या आपके डैमेजेस की भरपाई होगी? नहीं जी, पीक वर्सेस करने का केस था। पर अगर आप सब्सक्राइबर हो, आपके लॉस की भरपाई करने के लिए कौन कौन लायबल है? कंपनी साथ में, डायरेक्टर साथ में, प्रपोज डायरेक्टर साथ में, प्रमोटर, एवरी पर्सन हु ऑथराइज द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, एंड लास्ट में एक्सपर्ट भी लायबल हो जाएगा। पर इनके पास बचने के लिए कितने सेफ गार्ड हैं? 3। पहला सेफ गार्ड प्रपोज्ड डायरेक्टर के लिए था, क्या? कि उसने प्रोस्पेक्टस आने से पहले ही कंसेंट विड्रॉ कर लिया, या प्रोस्पेक्टस आपकी नॉलेज कंसेंट के बिना आया। जैसे ही आपको ये बात पता चली, आपने क्या इशू किया? पब्लिक नोटिस। या आपने जो बात प्रोस्पेक्टस में लिखी अपनी मर्जी से नहीं लिखी, एक्सपर्ट की रिपोर्ट से उठाकर कॉपी पेस्ट करी, और आपको एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंस पर पूरा भरोसा था, उसने कंसेंट भी दी जो उसने कभी विड्रॉ नहीं करी, तो ऐसे केस में आप लायबल नहीं होगे। और अगर मैं फ्रॉडलेंटली आपको उकसाऊं कंपनी का शेयर खरीद लो, तो मैं कौन से सेक्शन में लायबल हो जाऊंगा? 447 सेक्शन 36। और अगर आप गलत नाम में कंपनी के शेयर में पैसा लगाते हो तो इंपर्सनेशन की पनिशमेंट क्या है? कहां लायबल हो जाओगे? 447। सारा गेन डिसगॉर्ज करके कहां ट्रांसफर कर देंगे? आईईपीएफ में। एंड फाइनली बेटा, अगर बहुत सारे शेयर होल्डर का नुकसान हुआ है, क्या सबको अलग अलग केस फाइल करना है, या वो अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करके क्लास एक्शन सूट फाइल करवा सकते हैं? करवा सकते हैं। कमिंग नाउ टू द लास्ट 2 सेक्शन, एंड दैट वाज सेक्शन 41 एंड 42। 41 किस चीज का था? वैसे तो कंपनी को अभी के लिए बाहर के देशों में शेयर इशू करना डायरेक्टली अलाउड नहीं है, एक आध एक्सेप्शन आईएफएससी की आ गई है, पर जिन भी देशों में आप शेयर इशू नहीं कर सकते, वहां से पैसा रेज करने के लिए क्या इशू करना पड़ेगा? जीडीआर। और जीडीआर का कॉन्सेप्ट काम कैसे करेगा? कंपनी अपना शेयर किसके नाम में इशू करेगी? ओवरसीज डिपॉजिटरी। पर शेयर उसको दिया जाएगा या कस्टडी इंडिया में रखवाई जाएगी? इंडिया में। और ओवरसीज डिपॉजिटरी इसके बदले में क्या इशू करेगा? जीडीआर। और आपको पैसा रेज कर दे देगा। जीडीआर इशू करने के लिए एक तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करोगे, साथ में क्या पास करोगे? एसआर। एंड ओवरसीज डिपॉजिटरी के नाम में आप शेयर इशू कर देना, कस्टडी रखवा देना इंडिया में, और साथ में आरबीआई की जितनी बातें हैं वो भी फॉलो करना, और साथ में कंप्लायंस रिपोर्ट लेना प्रोफेशनल से, जो ये बताएगा कि आपका जीडीआर का इशू प्रॉपर है। प्रोफेशनल कौन कौन उसका था ध्यान हो तो? मर्चेंट बैंकर, सीए, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, किसी से भी आप रिपोर्ट ले पाएंगे। कमिंग डाउन टू द लास्ट सेक्शन ऑफ टुडेस क्लास, सेक्शन 42 किस चीज का था? प्राइवेट प्लेसमेंट से प्राइवेट कंपनी कर सकती है, ट्रू या फॉल्स? बेटा, पब्लिक प्राइवेट कंपनी कोई भी कर पाएगी। प्राइवेट कंपनी का आसान, प्राइवेट प्लेसमेंट का आसान भाषा में मतलब क्या है? कुछ गिने चुने आइडेंटिफाइड लोगों से पैसा रेज करना। तो ध्यान रखना, लोग कैसे होने चाहिए? आइडेंटिफाइड। आइडेंटिफाइड का मतलब क्या है? उनका नाम और एड्रेस पहले से लिखा रहेगा, और जिसको ऑफर जाएगा शेयर खरीदना है तो खुद खरीदियो, क्या किसी के फेवर में रिनाउंस कर सकता है? एंड गिने चुने का मतलब क्या है? मैक्सिमम कितने? 200। 200 के लिमिट देखेंगे फाइनेंशियल ईयर में। 200 के लिमिट में 2 लोग काउंट नहीं होते, कौन कौन? क्यूआईबी या ईसॉप। और अगर आपने 200 से ज्यादा लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट कर दिया, क्या बन जाएगा? डीम्ड पब्लिक ऑफर। पर 200 के लिमिट इक्विटी शेयर, प्रेफरेंशियल डिबेंचर, सबके लिए अलग अलग है, मिलाकर देखेंगे अलग अलग है। इतना बेनिफिट आपको मिल गया। प्राइवेट प्लेसमेंट का पैसा बैंकिंग चैनल से ही आएगा, कैश से नहीं। और अगर ज्वाइंट शेयर होल्डर है, किसके बैंक से आना चाहिए पैसा? जिसका भी नाम पहले लिखा होगा। जब तक पुराना प्राइवेट प्लेसमेंट पूरा ना हो जाए, क्या नया स्टार्ट कर पाओगे? पर अगर पुराना शेयर्स का था, क्या नया डिबेंचर का कर सकते हैं? वो भी अलाउड नहीं है। ध्यान रखना, साइमल्टेनियस प्राइवेट प्लेसमेंट आप नहीं कर सकते, कोई भी मार्केटिंग प्राइवेट प्लेसमेंट की नहीं होगी। और सेक्शन की बातों को ब्रेक करते हुए पैसा रेस किया, सारा पैसा 30 दिन में रिफंड कर देना। कितने ब्याज के साथ? 12% ब्याज के साथ। और जी एप्लीकेशन मनी जो भी आएगा प्राइवेट प्लेसमेंट में, अलॉटमेंट कितने दिन में हो जाता है? प्राइवेट प्लेसमेंट में अलॉटमेंट कितने दिन में? 60 दिन। वरना पैसा रिफंड होगा, वरना कितना ब्याज लगेगा? 12%। पर ब्याज कब से लगेगा?
61st डे से ब्याज लगेगा। प्राइवेट प्लेसमेंट का पैसा एक सेपरेट बैंक अकाउंट में आप रिटेन करेंगे और कब तक यूटिलाइज नहीं करोगे, जब तक अलॉटमेंट करके रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल ना कर दो, वरना पैसा क्या करना पड़ जाएगा, रिफंड। और प्राइवेट प्लेसमेंट की रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल होती है 15 दिन में। फिर रूल 14 ने कुछ बातें क्लैरिफाई करी कि प्राइवेट प्लेसमेंट करने से पहले क्या पास कर लेना, पर अगर हम नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर का प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं, क्योंकि वोटिंग राइट डाइल्यूट नहीं होता, वहां एसआर नहीं चाहिए। पर अगर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर एक लिमिट से ज्यादा इशू कर दिए तो एसआर चाहिए। लिमिट कितनी आई थी, 100% ऑफ दी पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम। पर आपको एसआर साल में बार बार पास करना है या एक बार पास करने से काम चल जाएगा। और एक और केस था जहां पर एक बार एसआर पास करने से काम चल जाता है, कौन सा केस, QIB। पर अगर आप किसी ऐसे इंसान से पैसा रेस करना चाहते हो जो किसी ऐसे देश में रहता है जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है, फॉर एग्जांपल चाइना, तो उससे पैसा रेस करने से पहले उस इंसान को किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। This is about this batch so far that we have covered. और सुनो, लीजिए तो बड़ा लगभग 40 मिनट्स में अगर मैं इतनी स्पीड में बोलकर आपको सिलेबस रिवाइज करा पाया हूं, बेटा घर में क्या माथे में सोचते हुए पूरा सिलेबस 1-2 घंटे में रिवाइज हो सकता है। और अगर आपके सिलेबस के बेटा कंपनीज एक्ट के कितने सेक्शन है, लगभग 150, उसमें से लगभग आपने कितने कर लिए हैं, 42, 42 के आसपास। तो ऑलमोस्ट लगभग आपका 1/3 सिलेबस खत्म होने में है। तो क्या 1/3 सिलेबस अगर 1 घंटे में कंपाइल हो रहा है, तो क्या पूरा सिलेबस 3-4 घंटे में कंपाइल किया जा सकता है। और अगर कंपनीज एक्ट जो आपके सिलेबस का 60% आप 3-4 घंटे में कंपाइल करते हो, तो क्या पूरे का पूरा सिलेबस 7-8 घंटे में भी कंपाइल हो सकता है, हो सकता है। थोड़ा सिलेबस को इतना ज्यादा भी नहीं है, बस आप ज्यादा बना दोगे तो अगर शुरुआत से रिवाइज करते हुए चलोगे, एंड में आपको दिक्कत नहीं आएगी।